हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों करंट अफेयर शुरू करते हैं। 31वां हाथी रिजर्व। दोस्तों ये 31वां हाथी रिजर्व तमिलनाडु में अगस्ता मलाई को यहाँ पे 31वां हाथी रिजर्व की अधिसूचना जारी किया गया। यानी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसकी जानकारी दिया कि तमिलनाडु में 31वां हाथी रिजर्व अगस्ता मलाई की अधिसूचना दिया गया है। यानी तमिलनाडु में अब 5 एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं, यानी हाथी रिजर्व 5 हो गए हैं। 2018 में नागालैंड में सिंघफन हाथी रिजर्व, भारत का 30वां हाथी रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। उसके बाद तमिलनाडु के अगस्ता मलाई में 31वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया। यानी भारत में टोटल 31 हाथी रिजर्व हैं और हाथियों को संरक्षण देने के लिए 1992 में एक हाथी परियोजना शुरू किया गया था। यानी एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में शुरू किया गया था हाथी के आवास को लेकर के। हाथी की स्थिति इतनी गंभीर रूप से नकारात्मक हो रही थी, इसलिए 1992 में इन्हें बचाने के लिए, इनके आवास को स्थिर करने के लिए, इनको संरक्षण देने के लिए 1992 में हाथी परियोजना शुरू किया गया। हाथी परियोजना 1992 में शुरू करने के पश्चात धीरे धीरे इसमें सुधार होना प्रारंभ हुआ और वर्तमान में इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हाथियों के वृद्धि लगातार देखी जा रही है और सबसे ज़्यादा हाथियों का नुकसान कब होता है? जब वो जंगल से निकल करके मानव से संघर्ष होता है। अब तो खैर संरक्षण कर दिया गया है कि जंगल के बाहरी जहाँ से हाथियाँ निकलती थीं वहाँ के ऐसे डिब्बे बना करके मधुमक्खी का पालन कर दिया गया है और मधुमक्खी से हाथी डरते बहुत हैं, इसलिए जब वो निकलने लगते हैं तो उसमें घंटी लगी होती है, जिसे घंटी लगता है बजने लगता है, मधुमक्खी निकल के इनको छेदने लगते हैं, फिर अंदर भाग जाते हैं। तो एनिमल मानव जो संघर्ष है, पशु मानव संघर्ष, वो कुछ कम हुआ है। यानी कि पशु मानव संघर्ष के वजह से भी हाथियों को मारा जाता था। हाथी दांत के लिए हाथी को शिकार कर दिया जाता था। कई प्रकार के इलीगल रूप से हाथी को भी मार दिया जाता था। लेकिन जब से 1992 का हाथी परियोजना हुआ है, इन सभी स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। अब कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया गया है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा कुछ कम जरूर हुआ है। वर्तमान में भारत में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में हाथी को शामिल किया गया है। यानी कि स्थिति संकटग्रस्त रही है, अनुसूची 1 में इन्हें शामिल किया गया है।
2018 में नागालैंड में सिंगफन हाथी रिजर्व 30वां हाथी रिजर्व है और 31वां हाथी रिजर्व अगस्ता मलाई में घोषित किया गया है। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत घोषित किया गया है। भारत में 16 राज्यों में हाथी पाया जाता है। हाथी 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 मेरे साथी मूवी देखे होंगे तो उसमें दर्शाया जाता है कि हाथी की स्थिति क्या है। इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ किया गया था। भारत में 2017 की जनगणना के अनुसार हाथियों की संख्या 27,312 है। 27,312। ये किसके हिसाब से? 2017 के हिसाब से। 2017 में जनगणना जो हुआ था, अब 2022 का हो सकता है जनगणना हो उसका, फिर 23 में या 22 के लास्ट तक इसकी कोई अधिसूचना आ जाए कि हाथियों की संख्या बढ़ करके और हो गई है। लेकिन वर्तमान में 2017 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक सबसे आगे हाथियों में 6,049 हाथी केवल कर्नाटक में अकेले पाए जाते हैं, जो नंबर 1 पर है राज्यों की श्रेणी में। वहीं पर असम नंबर 2 पर है। असम में 5,719 और नंबर 3 पर केरल आता है, जहां 3,054 हाथी पाए जाते हैं। यानी कि हाथियों की स्थिति को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट एलिफेंट और साथ ही साथ वन्यजीव अभयारण्य भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इन सब स्थितियों में हाथी की क्या आधार है, क्या स्थिति है, इसे पता चलता है कि भारत में इनकी स्थिति किस प्रकार की है। तो यहाँ प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ प्रश्न आएंगे कि हाल ही में भारत का 31वां हाथी रिजर्व कहाँ घोषित किया गया या किसे घोषित किया गया? तो कहाँ घोषित किया गया? किस राज्य में? तमिलनाडु में। इकतीसवां तो तमिलनाडु में घोषित किया गया। हो सकता है 31वां ना पूछे तो 30वां पूछ ले, तो 30वां नागालैंड में है। अब 31वां का नाम पूछ सकता है, तो 31वां का नाम है अगस्ता मलाई। और 30वां का नाम है सिंगफन हाथी रिजर्व। भारत में कुल हाथियों की संख्या कितना है ऐसा पूछेगा तो अकॉर्डिंग टू 2017 दे देगा। यानी 2017 के जनगणना के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या कितनी है? तो 27,312 कुल हाथी हैं 2017 के सेंसस के अनुसार। सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक में कितना? 6,049। भारत के कितने राज्यों में हाथी पाए जाते हैं? तो 16 राज्यों में पाए जाते हैं। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे असम है। यहाँ कितना पाए जाते हैं? 5,719। और नंबर 3 पर है केरल। यहाँ कितना पाए जाते हैं? तो 3,054 यहाँ पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। यानी कि
इतनी स्थिति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रॉस पक्षी, ये अंटार्कटिका महासागर में पाए जाते हैं। जो अल्बाट्रॉस पक्षी है ये अंटार्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। ये एक ऐसी पक्षी हैं कि ज़्यादातर अपना जीवन उड़ने में बिताते हैं। माना जाता है कि यदि इनका उम्र 100 साल है तो ये 75 साल उड़ते रहते हैं। लगभग 2/3 से ज़्यादा समय ये उड़ने में बिता देते हैं। और ये भी माना जाता है कि जो प्रजनन से पहले अल्बाट्रॉस पक्षी हैं, जो किशोर पक्षी हैं, किशोर अल्बाट्रॉस, ये कई वर्षों तक समुद्र में रह सकते हैं। मतलब एक ऐसा पक्षी कि उड़ने में भी माहिर, समुद्र के अंदर भी रहने में माहिर और अपनी गतिविधियों से पर्यटकों को आकर्षित करने की भी इनके अंदर क्षमता होती है। अब ये चर्चा में क्यों हैं? चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अभी तमिलनाडु में देखा गया है। एक स्थानिक प्रजाति है अल्बाट्रॉस, तमिलनाडु में देखा गया है। अब कहाँ तमिलनाडु और कहाँ अंटार्कटिक महासागर, 5000 किलोमीटर की दूरी, तो फिर तमिलनाडु में कैसे? यानी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव साफ साफ दिख रहा है। ये इस बार का यूपी पीएससी आरओ एआरओ और यूपीएससी, इसमें कहीं भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और 100% मिलेगा। यूपीएससी का तो सीधे एक क्वेश्चन है कि अल्बाट्रॉस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अल्बाट्रॉस का वैज्ञानिक नाम है फोबेट्रिया पल्पब्रेट। वैज्ञानिक नाम है फोबेट्रिया पल्पब्रेट। ये प्रश्न यूपीएससी का है, ये पूछेगा। बाकी और जो है वो मेंस में ही पूछ सकता है कि क्या कारण है कि अल्बाट्रॉस पक्षी जो है तमिलनाडु में देखा गया, या ये भी पूछ सकता है अल्बाट्रॉस क्या है। सीधा प्रश्न पूछ लेगा तो एक पक्षी है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से दक्षिण में यहाँ से पक्षी उड़ करके ये भारत के पास तमिलनाडु में यहाँ देखा गया। यानी 5000 किलोमीटर का दायरा नाप करके अल्बाट्रॉस पक्षी भारत के दक्षिण पूर्वी तट तमिलनाडु में पाक की खाड़ी में मन्नार की खाड़ी के पास से कुछ दूरी पर इन्हें देखा गया। यानी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पाक की खाड़ी में है जहां इसे देखा गया है। बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी दबाव के कारण ये विचलित हुए हैं और इधर उधर भागने पर मजबूर हुए हैं। यानी वह पक्षी जो ज़्यादातर अपना समय समुद्र में बिताना चाहता है, अपने 2/3 से ज़्यादा समय उड़ने में बिताता है, वह पक्षी अब संकटग्रस्त स्थिति में आ गया है। यानी उसे अपने आवास के लिए, अपने शरण के लिए
इधर उधर भागना पड़ता है। जहाँ पर क्लाइमेट के रूप में उनके अनुकूल क्लाइमेट उन्हें थोड़ा भी महसूस होता है, वो वहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो अल्बाट्रॉस पक्षी है, इन्हें ग्रे मेंटल्ड अल्बाट्रॉस या लाइट मेंटल्ड सूटी अल्बाट्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम फोबेट्रिया पल्पब्रेट है। 1998 के एक अनुमान के अनुसार बताया जाता है कि दुनिया भर में 21,600 प्रजनन जोड़ियां मौजूद हैं। प्रजनन जोड़ियां 21,600 का मतलब ये हुआ कि 43,200। जनसंख्या कितनी? 43,200, जिनमें से 21,600 नर और 21,600 मादा पक्षी अल्बाट्रॉस पक्षी मौजूद हैं। 1998 के अनुमान के अनुसार बताया गया है। लेकिन जो कि पारिस्थितिकी के अनुसार बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए वर्तमान में इसका आकलन भी किया जाना है। अभी नहीं पता कि 21,600 जोड़ियों से ज़्यादा हैं या कम हो गए हैं। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में इसे निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर संकट है। अगर किसी का प्राकृतिक आवास बदल रहे हैं तो उनके जीवन पे कुप्रभाव पड़ता है, समस्याएं आती हैं। यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में भी इन्हें अगर निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है और 1998 के बाद से नहीं किया गया है। अगर कोई भी अब नया अनुमान आता है और उसमें 21,600 जोड़ी से ज़्यादा है, वृद्धि होता है, तो माना जाएगा कि हाँ वृद्धि हो रहा है। लेकिन जिस तरह की स्थिति मौजूद है उसमें लगातार मुझे क्या लग रहा है, पर्यावरणविदों को लग रहा है कि अल्बाट्रॉस पक्षी जो हैं संकटग्रस्त स्थिति में हैं। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? पहले तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि अल्बाट्रॉस क्या है। तो अल्बाट्रॉस जो है एक पक्षी है जो अंटार्कटिक महासागर में स्थानीय रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिक महासागर में स्थानीय रूप में पाए जाते हैं। इनका अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य नाम है ग्रे मेंटल्ड अल्बाट्रॉस और लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रॉस। यानी ग्रे मेंटल्ड और लाइट मेंटल्ड इसलिए कहा जाता है कि जब ये समुद्र के अंदर अपने को प्रवेश करते हैं तब इनका कलर दूसरा हो जाता है, और जब ये आसमान में उड़ रहे होते हैं तब इनका कलर दूसरा हो जाता है। लाइट प्रवृत्ति यानी चमकीले प्रवृत्ति के देखे जाते हैं, इसलिए इनको दोनों अलग अलग नामों से जाना जाता है। अल्बाट्रॉस पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इनका वैज्ञानिक नाम है फोबेट्रिया पल्पब्रेट। ये एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये यूपीएससी के लिए है, पीसीएस भी पूछ सकता है। इसके नीचे एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम नहीं पूछेगा क्योंकि यूपीएससी अक्सर ऐसे चीज़ों को पूछता है। बाकी कहाँ पे देखा गया क्या है? चर्चा में होने के कारण तमिलनाडु में, यानी कि भारत के किस राज्य में अल्बाट्रॉस को देखा गया? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में कहाँ पे? पाक की खाड़ी पे, यानी मन्नार की खाड़ी के एकदम बगल और पाक की खाड़ी में देखा गया। 1998 के अनुसार ये दुनिया के कितने जो है जनसंख्या इनकी देखी गई, याद रहे जब जोड़ी पूछा जाएगा 1998 के अनुसार तब आप बताएंगे 21,600, लेकिन अगर जनसंख्या पूछा जाएगा तब आप बताएंगे 43,200, क्योंकि जोड़ी में
2 समाहित होते हैं और जनसंख्या में प्रत्येक होता है, तो इसलिए 21,600 जोड़ी मतलब 43,200 जनसंख्या इनकी देखी गई। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में इन्हें किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो निकट संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है लोकटक झील। लोकटक झील जो है मणिपुर में इम्फाल से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है, मणिपुर के लोकटक झील प्राधिकरण ने वहाँ पर फ्लोटिंग हाउस और मछली पकड़ने से संबंधित ढांचे को हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी करने के पश्चात ये चर्चा में फिर से आ गया है। और याद रहे, लोकटक झील जब जब चर्चा में आता है प्रश्न हर बार बनता है। जैसे पिछली बार चर्चा में था कि लोकटक झील के पास में कुछ पक्षी मारे गए थे और जो तैरता हुआ पार्क है उसमें कुछ त्रुटि मतलब कुछ ऐसे उसके टुकड़े टूट गए थे और चर्चा में आ गया था। इतने मात्र से उत्तर प्रदेश पीसीएस ने एग्जाम में पूछ लिया, और इस बार का तो ज़्यादा चर्चा का विषय है ये, क्योंकि लोकटक झील प्राधिकरण ने फ्लोटिंग हाउस यानी जो वहाँ पे लोग अपना घर बना लिए हैं तटों पे, और जो फ्लोटिंग यानी जो पार्क है उस पर थोड़ा बहुत रहने का आधार बना लिए हैं, मछली पकड़ने से संबंधित अपने अड्डे बना लिए हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है। और यदि उन्हें नोटिस जारी किया गया है तो वहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट होंगी, लोग जाना नहीं चाहेंगे, तो बवाल होगा। फुमड़ी के लिए भी, ये जो फुमड़ी है ये पार्क है, अब लोकटक झील में इसी तरह के घास फूस और अन्य प्रकार के पदार्थों से लगभग कहा जाता है 40 किलोमीटर के दायरे में लोकटक झील में एक फुमड़ी, इसे लोकल भाषा में फुमड़ी बोला जाता है, इस तरह से बन गया, एक भूमि टाइप का बन गया है, घास फूस से ढक लिया गया है और इसी पर पार्क बन गया है। और जो पार्क लोकटक झील में बना हुआ है उसका नाम दिया गया है केबुल लामजाओ पार्क, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान भी है और केबुल लामजाओ पार्क भी है। केबुल लामजाओ पार्क, यानी कि इसको एक राष्ट्रीय उद्यान, पार्क और आर्द्र भूमि के रूप में, साथ ही साथ रामसर कन्वेंशन में, साथ ही साथ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में हर जगह शामिल कर दिया गया है। लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे आवास बना लिए हैं छोटे छोटे, और मछली पकड़ने का अड्डा बना लिए हैं। तो यहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें दिक्कत आने लगी है। इसलिए लोकटक झील प्राधिकरण ने, ये लोकटक झील है, इसके प्राधिकरण ने, अथॉरिटी ऑफ लोकटक झील ने यहाँ से आवास हटाने का और मछली पकड़ने के अड्डे को हटाने के लिए तत्काल नोटिस जारी कर दिया है। इसको लोकल भाषा में जो ये घास फूस से एक पार्क बना लिया गया है जो ऊपर तैर रहा है पानी के ऊपर, इसीलिए ये विश्व का एकमात्र ऐसा आधार है, एकमात्र ऐसा फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ पार्क है जो लोकटक झील में पाया जाता है, विश्व में कहीं और नहीं पाया जाता।
कि नीचे पानी, बगल अगल पानी और ऊपर पेड़ पौधे और एकदम तैरता हुआ, कभी तैर करके इधर आ जाता है, कभी तैर करके इधर आ जाता है। यानी तैरता हुआ पार्क, तैरता हुआ पार्क, एकमात्र तैरता हुआ पार्क है विश्व का, विश्व में कहीं और नहीं पाया जाता है। इसे लोकल भाषा में फुमड़ी कहा जाता है। तो जब फुमड़ी का प्रयोग कई बार किया गया है तो याद रहे कि यहाँ पे फुमड़ी का मतलब है जो ये पार्क है। साथ ही साथ यहाँ पे एक हिरन पाया जाता है, डासिंग डियर सांगई, डासिंग डियर सांगई। जो डासिंग डियर सांगई यहाँ पे हिरन पाया जाता है वो मणिपुर का राज पशु है और वह का केवल, जो संगाई का केवल और केवल रहने का जो स्थान है वो केबुल लामजाओ पार्क ही है। यानी जो तैरता हुआ पार्क है वो केवल यही पाए जा सकते हैं, यही उनका निवास स्थान है, अन्यथा कहीं नहीं पाए जाते। और यदि यहाँ पे प्राकृतिक आवास बना रहेगा, यहाँ पे लोगों के अपने मछली पकड़ने के अड्डे बने रहेंगे, तो सांगई का शिकार होना तय है। और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से प्राधिकरण अवगत हो चुका है और इन लोगों को वहाँ से हटने की सूचना जारी कर दी गई है। 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन में शामिल कर लिया गया। रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह आर्द्र भूमि से संबंधित बातें हैं। यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। 1993 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत इसे सूचीबद्ध कर लिया गया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है लोकटक झील पर केबुल लामजाओ पार्क। देखिए केबुल लामजाओ पार्क जो है, पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, आर्द्रभूमि भी है। और इसका आधार तैयार करने के लिए यहाँ से जो भी डासिंग डियर संगाई पाए जाते हैं वो मणिपुर के राजपक्षी हैं और राजपशु हैं और इन्हें बचाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पाए जाएंगे? यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कॉमन सा प्रश्न पहले तो पूछा जाएगा कि लोकटक झील किस राज्य में है? तो राज्य आपको मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर में। विश्व का तैरता हुआ पार्क कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ पार्क। ये विश्व का एकमात्र, याद रहे दूसरा नहीं है कोई, एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ पार्क। दूसरा प्रश्न यह आ सकता है कि मणिपुर का राज पशु क्या है? राज पशु क्या है, उसका नाम क्या है? तो डासिंग डियर सांगई, डासिंग डियर सांगई ये राज पशु है। इनका निवास स्थान क्या है? तो केबुल लामजाओ पार्क ही है, एकमात्र इनका आवास स्थल है, ये अन्यथा कहीं नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न यह हो सकता है कि रामसर कन्वेंशन में केबुल लामजाओ पार्क को कब शामिल किया गया? तो 1990 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1990 में। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया? 1993 में शामिल किया गया। तो इतने प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आ सकते हैं। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।